आईबीपीएस की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है और जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है अभी आप एसबीआई के जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम में बिजी होंगे जो कि 10 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और कल तक होने हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप पूरी शिद्दत के साथ उन एग्ज़ाम्स को दें, क्योंकि हमें कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आए उसे अप्लाई भी करना है और उसमें अपनी पूरी ताकत जो है, अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी मेहनत से जो हमने तैयारी की है वहाँ पे अपने लगा भी देनी है। तो जैसा कि आपने जूनियर एसोसिएट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आई हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। अभी जो नोटिफिकेशन आईबीपीएस की आई है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कुछ और इंफॉर्मेशंस इनके बारे में, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, वो मैं थोड़ा सा बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले इस नोटिफिकेशन को देख लें जो कल ही आई है, आईबीपीएस की आई है। दैट इज़ आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम डिक्लेयर किए गए हैं और इन एग्जामिनेशन में हम देखते हैं तकरीबन 5,830 वैकेंसीज हैं। तो चलिए जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात करते हैं। पहले जैसे मैंने बताया आपको 5,830 वैकेंसीज आई हैं और इसमें हम ये देखते हैं, दैट मीन्स ये कौन कौन से बैंक है जहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे बैंक का आपस में विलय हो चुका है या मर्जर हो चुका है, तो जो जो बैंक अभी बचे हैं, कि अभी जो नेशनलाइज बैंक का आपस में मर्जर हुआ था उसमें जो वैकेंसीज हम आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, कैनरा बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है, इंडियन बैंक में है और इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर द बैंक्स के जो हमारे 11 बैंक हैं नेशनलाइज बैंक, इनमें अभी वैकेंसीज निकली हैं। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये जो आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, परंतु फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक चीज़ कॉशन करना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे जाके एक इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन जो अगर होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन द डेट ऑफ योर रजिस्टरिंग ऑन द वेबसाइट। ठीक है। और जैसा कि हमें मालूम है कि तकरीबन कॉलेजेस के एग्ज़ाम अभी अभी हुए हैं या कंप्लीट होने वाले हैं और साथ ही कॉलेज वाले इनका रिजल्ट निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि 30 जुलाई से पहले रिजल्ट निकाल देंगे अपना वो। तो अगर 30 जुलाई से पहले आपने अप्लाई कर दिया और आपका रिजल्ट नहीं आया तो दैट मीन्स आपकी एप्लीकेशन जो है वो ठीक नहीं मानी जाएगी। तो आपको तब अप्लाई करना है जब आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके हाथ में हो। ओनली देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि ये आज से शुरू है। जैसा मैंने बोला आपको कि 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं, परंतु जैसा मैंने अभी कहा कि जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कॉशन, क्या कॉशन है कि उनकी मार्कशीट अपने हाथ में होनी चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म्स। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है और मैंने पहले भी आईबीपीएस से एक बार रिक्वेस्ट की थी कि इन डेट्स को एक्सटेंड करना चाहिए। व्हेन वी ऑल नो कि पेपर लेट हो गए हैं तो, और आप भी आईबीपीएस भी पेपर जो है इसका अक्टूबर में जाकर फाइनल एग्जामिनेशन होगा, तो इसकी डेट को एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती है नहीं कि उसके एग्ज़ाम लेट हो गए। ये तो कोरोना की वजह से एक नेचुरल जो है कैलेमिटी है जिसकी वजह से सारा प्रोसेस लेट हुआ है। तो अगर रिजल्ट कल को अगस्त में आता है पर उससे एक कैंडिडेट ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द चांस टू टेक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और इन एनी केस अगर वो फेल हो गया तो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम ऑल्सो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर filling up the form, they are sure that they will be clearing the graduation also, तो उनको मौका देना चाहिए। हम IBPS से ये भी अपील करते हैं। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आपके प्रीलिम एग्ज़ाम हैं ये 28 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 28, 29
और 4 सितंबर को ये एग्जाम होंगे, प्रीलिम एग्जाम होंगे। और जो मेंस एग्जाम है दैट विल बी ऑन द 31 अक्टूबर 2021। सो दैट मीन्स सफिशिएंट टाइम है आपके लिए तैयारी करने के लिए। और क्योंकि मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम इज द डिफिकल्ट एग्जाम। जो प्रीलिम का एग्जाम होता है वो बहुत बहुत आसान होता है, उसमें लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत ही कोई नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है कि 100 में से 80 नंबर बड़े आराम से आ जाते हैं। पेपर इज वेरी वेरी इजी। क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सिर्फ 3 एग्जाम होते हैं वहाँ पे, और तीनों के तीनों बहुत ही आसान होते हैं। सो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना आपने पहले तैयारी कर रखी है या आप थोड़ी देर में कर लेंगे, यू कैन वेरी इजीली क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। और इसके जो एज वाला क्राइटेरिया है दैट इज मिनिमम इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 28 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। तो एज वाला जो क्राइटेरिया है कि 1 जुलाई 2021 को कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल की एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वाले क्राइटेरिया आप जानते ही हैं, 5 साल SC ST के लिए होता है, और OBC के लिए 3 साल होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल होता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जितने साल उन्होंने सर्विस की है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जॉब की है, उतने साल उनकी एज में से कम कर दिए जाते हैं, और उसके साथ उनको 3 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे, इफ एनीबडी हु इज 50 इयर्स ऑफ एज और उन्होंने लेटर से कि 20 साल जॉब किया है, तो उनकी एज कितनी मानी जाएगी? 30 साल मानी जाएगी। तो आप कहेंगे 30 साल वाला तो एलिजिबल नहीं हुआ। एलिजिबल है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी एज है? 31 ईयर्स तक है, उनके लिए 31 ईयर्स तक है। ठीक है, सो बहुत इजी सा फॉर्मूला है फॉर द एक्स सर्विसमैन टू कैलकुलेट वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। और विडोज और डाइवोर्स वुमेन के लिए, उनके लिए एज कंसेशन जो है 35 ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 38 ईयर फॉर द OBC एंड 40 ईयर फॉर द SC ST है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 84 राइट उनके लिए भी 5 साल की जो है एक रिलैक्सेशन दी गई है। सो दीज आर द एज रिलैक्सेशंस। और इसी के साथ आप क्या देखते हैं, ग्रेजुएशन वाला पार्ट मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जिस दिन आपका फॉर्म भरेंगे उस दिन आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, और आप या मार्कशीट होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट निकल चुका है। सो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दीज वैकेंसीज आर स्टेट वाइज। आप एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप किसी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। या तो उसके आपने उन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा हो इन योर एज ए सब्जेक्ट इन द 10th क्लास, या आपको जो है उसका कोई टेस्ट देना पड़ेगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट हैव आल्सो विद यू, कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट जो है वो आनी चाहिए, टू हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच वैकेंसीज आर द, जो जहाँ पे उन्होंने प्रेफर किया है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, वहाँ पे एक स्पेशल जो है कैटेगरी है, उनके लिए क्या है कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए, और उसके साथ 15 साल की जॉब होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन क्या है? आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से। अगर मैट्रिकुलेशन के साथ ये चीज़ें उनके पास हैं और 15 साल की जॉब है, 1 अगस्त 2021 से पहले ये चीज़ें उनके हाथ में हैं, then they can also apply for this particular post। और कंप्यूटर लिटरेसी है, इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, या आपने एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल में या कॉलेज में इसे पढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ का भी स्पेशल मेंशन दिया गया है, यू मस्ट पोजेस दीज सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। और जो आपका पहला प्री टियर 1 एग्जामिनेशन है, उसमें व्हाट इज द सिलेबस ऑल्सो? इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, 3 यहाँ पे टॉपिक हैं। 60 मिनट का पेपर होगा आपका, दैट मीन्स 1 आवर का। 20-20 मिनट जो है, हर एक सब्जेक्ट को 20-20 मिनट दिए गए हैं। दैट मीन्स इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स हैं, 20 मिनट दिए गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, यहाँ भी 20 मिनट दिए गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, यहाँ भी 20 मिनट्स दिए गए हैं। दोबारा कहूँगा, ये पेपर बहुत आसान होता है रीजनिंग, और यहाँ पे
बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन बेसिकली। तो आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इस पेपर को जल्दी से जल्दी पास कर सकें। और टाइम का ख्याल रखिएगा कि सब में 20-20 मिनट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लगता है कि इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे दिया, बट वट एवर इट इज़ इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए बराबर है। तो आप 20-20 मिनट हर चीज़ के लिए दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि अप्रॉक्सीमेटली 80 नंबर बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये मत सोचिए कि ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, मैं छोड़ दूंगा उसे। कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं, क्योंकि आपकी तैयारी मेंस तक की होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिए कि मेरा जो प्रीलिम का एग्ज़ाम हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। आपकी मेंस तक की एग्ज़ाम जो तैयारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर अच्छे आते हैं, मेंस में नंबर, वहाँ भी 100 नंबर का पेपर है, नंबर कम आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45 नंबर जिसके आ जाएं वो सिलेक्ट हो जाता है, इवन विद द 45 मार्क्स, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, परंतु आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है उसके लिए तैयारी करने के लिए, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स ऑल्सो। और जो मेन एग्जाम है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि आपके प्रीलिम के एग्जाम में नहीं है, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 35 मिनट में करने हैं आपको, बहुत सफिशिएंट टाइम दिया गया है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं 40 नंबर के, 35 मिनट में करने हैं आपको। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन हैं, 60 नंबर हैं। यहाँ पे नंबर ज़्यादा दिए गए, रीजनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, यू मस्ट रिमेंबर। 45 मिनट दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। प्रीलिम में न्यूमेरिकल एबिलिटी था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं और 45 मिनट दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन 200 हैं और 160 मिनट दिए गए हैं आपको। और पेपर इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हैं। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इवन क्योंकि with 45 marks also, that is what we understand, people are able to make it to the with the selection list also. So that means पेपर थोड़ा टफ होता है, घबराइए नहीं, सबके लिए टफ है फिर वो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉर दस यू कैन से जो IBPS का भी क्लरिकल की नोटिफिकेशन आई है। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ये फीस वाला इशू है कि 175 रुपीज़ फीस है फॉर द SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एंड एक्स सर्विसमैन, 850 है फॉर द ऑल अदर्स, ये उनकी फ़ीस है। और जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि RRB की नोटिफिकेशन तो पहले आपको देख ही चुके हैं, और उसकी लास्ट डेट जो थी वो भी आपको 28 जून उसकी लास्ट डेट थी। आपने सब ने उसके फॉर्म भर दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसका एग्ज़ाम जो है वो इससे पहले हो जाएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि उसका भी एग्ज़ाम भी जो है अभी अगस्त के अराउंड 12 अगस्त के नज़दीक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके जो मेन एग्ज़ाम है वो इससे पहले हो जाएंगे, दैट मीन्स के सितंबर के शुरू में हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारा अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सारे के सारे महीने आपके एग्ज़ाम्स में निकलने वाले हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है और उसका मेन एग्ज़ाम जो है वो भी अगस्त के महीने में होने वाला है। अभी ये वाले जो प्रीलिम एग्ज़ाम हैं आपके IBPS क्लरिकल का और IBPS RRB का, वो भी आपके अगस्त के महीने में होने वाले हैं। तो आपके अगस्त के महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में और बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी जो चिंता लग रही है ख़ास तौर से, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं अभी, जैसे पंजाब और हरियाणा में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ कोविड वो पूरे एक साल से लटके हुए हैं एग्ज़ाम। और ऐसा लग रहा है जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम है, 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक तो वही एग्ज़ाम चलने वाला है। दैट मीन्स मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी लूजिंग देयर चांस टू अपीयर इन बोथ एग्जाम्स। दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरी ख्वाहिश तो यही रहती है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी एक प्रोबेबिलिटी का इशू चलता है कि कहाँ पे तुक्का ठीक लग गया,
क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं, और अलग अलग शिफ्टों में जब एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर भी की थी कि किसी के नंबर 80 आए हैं तो वो 70 हो जाते हैं, किसी के 60 नंबर आए हैं तो वो 80 हो जाते हैं। वो कैसे होता है? दैट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसके बारे में दोबारा से एक वीडियो बना के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या से क्या हो सकता है। नाउ दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। पर अभी जो है आपके सामने SBI के एग्ज़ाम है, IBPS RRB का एग्ज़ाम है, IBPS क्लरिकल एग्ज़ाम है, IBPS PO भी जल्दी ही निकलने वाला है, और उसके एग्ज़ाम जो हैं बेसिकली उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में उसके प्रीलिम हो जाएंगे और दिसंबर में उसके फाइनल हो जाएंगे। तो आप सब लोग जो भी अपना ज़िंदगी में कैरियर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अपने आप को मेंटली तैयार कर लीजिए कि ये 4 महीने पूरे जम के लगा देने हैं अपने भविष्य बनाने के लिए। और मैं दोबारा यही कहूँगा कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम क्लैश भी होने वाले हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के एग्ज़ाम जैसे डिक्लेयर हुए हैं उनके साथ क्लैश करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये एक दुविधा वाली स्थिति ज़रूर है, पर इससे हम कहीं बच के जा नहीं सकते। अपील कर सकते हैं IBPS को या PSSB को या हरियाणा बोर्ड को कि आपस में क्लैश ना हो एग्ज़ाम, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो पाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का सवाल है और कोई मौका जो है हाथ से निकलना नहीं चाहिए। विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बट एक चीज़ और जो ख़ास बात मेरे दिमाग में आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तकरीबन 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज अप्रेंटिस की निकाली हैं, क्लर्क अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये स्टेट बैंक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है ये कैरियर के साथ मजाक लगता है बच्चों के। आप 1 साल के लिए उन्हें एक अच्छा सपना दिखा देंगे कि आपने रख लिया, और उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपने किसी को रखा नहीं उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे डेफिनेटली आई लाइक टू बी करेक्टेड ऑल्सो, पर मेरी इन्फॉर्मेशन जो कहती है कि क्लर्क अप्रेंटिस पिछले साल 2 साल पहले रखे थे, और उनमें से आपने किसी को रखा नहीं। जिनकी पोस्टिंग की भी थी वो दूर दूर पोस्टिंग कर दी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। तो ना विद दिस काइंड ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू गिव अ जॉब टू समबडी ही मस्ट हैव ए एश्योर्ड कैरियर। ये अप्रेंटिस वाला काम तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। अप्रेंटिस किसे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो किया जाए उसे अप्रेंटिसशिप किया जाता है। किसी ने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद अप्रेंटिसशिप नहीं होती, उसके बाद तो जॉब होती है। ठीक है, सो वी रिक्वेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, अभी वो इतनी नहीं भर रहे हैं। तो जैसे जूनियर एसोसिएट्स अभी वो भर रहे हैं, उन नंबर ऑफ वैकेंसीज को ही बढ़ा दें। ये जो 6000 की वैकेंसीज यहाँ पे डाली हैं उसी को उसी में ऐड कर दें, तो शायद स्टूडेंट्स का और कैंडिडेट्स का भला भी हो जाए। आई थिंक उसी के साथ स्टेट बैंक का भी भला होने वाला है कि उनकी अच्छी सर्विस होने वाली है। उनकी सर्विस अच्छी होगी तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट मोर कस्टमर्स ऑल्सो। विद दिस वी वंस अगेन अपील टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि ये अप्रेंटिस वाले काम की जो वैकेंसीज हैं इन्हें जूनियर एसोसिएट में जल्दी से जल्दी तब्दील कर दिया जाए, ताकि कैंडिडेट्स को, जो आज की डेट में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत ही निराशामयी हो चुका है। 1-1 हज़ार जॉब के लिए 2.5 लाख जो है एप्लीकेशन आ रही है। 1,000 को तो जॉब मिल जाएगी, वो 2,49,000 का क्या होगा? दोज हु विल नॉट बी एबल टू गेट द जॉब। क्या वो इतने बुरे लोग हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आई डू नॉट बिलीव इट। ठीक है, तो पर ठीक है ना, अभी और कुछ कहना जो है आई थिंक दैट विल बी आउट ऑफ द going out of the way also, but once again we appeal कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं वो सरकार को भर लेनी चाहिए, ताकि जो आज का नौजवान है एक अच्छी अपने ज़िंदगी में अच्छी अगली पीढ़ी के ऊपर एक सफलता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कदम रख सके। With this we wish you all the best. Thank you.